जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली आपकी प्रैक्टिस सेट जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए प्रैक्टिस सेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो आज टारगेट रहेगा सभी के लिए 40 का टारगेट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका ये किसके लिए, 25 जुलाई वाले एग्जाम के लिए। इसमें आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही आपका हार्ड लेवल का देखने को मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के जीके सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? विद विच सब्जेक्ट इज द बुक ऑफ चरक संहिता रिलेटेड? ऑप्शन आपके हैं चिकित्सा, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर लें। चरक संहिता जो है आपकी किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द फेमस जामा मस्जिद इन दिल्ली? ऑप्शन आपके शाहजहां, औरंगजेब, गुलबदन बेगम या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर मैच करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। शाहजहां द्वारा जो है दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, ये किसके लिए समर्पित है? हु वॉन दी रॉक मेमोरियल, द रॉक मेमोरियल ऑफ कन्याकुमारी डायरेक्टेड? ऑप्शन आपके राजा राममोहन राय, मूल शंकर, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो रॉक मेमोरियल को क्या कहा जाता है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी इसे कहा जाता है। तो याद रख सकते हैं किसके लिए समर्पित है, ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट? ऑप्शन आपके गुरु शिखर, अन्नाईमुड़ी, नंदा देवी या फिर महेंद्र गिरी। पश्चिमी घाट आपका कौन सा आता है? याद रखें गुजरात के नीचे, ठीक है, गुजरात के नीचे जितने भी राज्य आपके आते हैं सभी आपके पश्चिमी घाट में आते हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर राइवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच राइवर? हुगली, गंगा, पद्मा या फिर स्वर्ण रेखा? दामोदर नदी की सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हुगली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है? यहां से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। भारत की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। भारत की सबसे लंबी कौन सी है? ये भी आपकी इंदिरा गांधी नहर है। ये किस नदी पर स्थित है और ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात में मेरे ख्याल से स्थित है। और किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन आंसर मैच करते रहें, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं। गद्दी लोग जो होते हैं ये कहां पर निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? याद रखें गद्दी जनजाति जो होती है फेमसली आपकी कहां पर पाई जाती है? पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मेनली कहां पाई जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। हिमाचल प्रदेश, हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा और एक और 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर गद्दी जनजाति जो होते निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर यूरोप। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे?
संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन आपके भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN रॉय या फिर KM मुंशी। यहां पर सही कर लें, आपका मुंशी ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका ये मुंशी ही रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, VN रॉय जो थे ये भारतीय संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान की स्थापना किसने करी थी? भीमराव अंबेडकर ने करी थी। राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष भी थे और साथ में क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं, यह आपका पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, किसी को आंसर किसी को नहीं आता था, ठीक है। मंत्रिपरिषद में के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा सदस्यों के पास कितनी संख्या होनी चाहिए? 30, 50, 40 या फिर 60? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सदस्य होने चाहिए लोकसभा सदस्यों के पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है आपके 25 जुलाई वाले एग्जाम में आएगा। हु इज नाउ अस फ्लाइंग सिख? तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? आपका ऑप्शन है यू थॉट, वान की मून, ट्रिगवेली, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर रहेगा। अब मुझे इनका याद किस तरह से, ठीक है। अब मैंने जब याद करा था संयुक्त राष्ट्र के पहले सचिव कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे, ट्रिगवेली नॉर्वे। तो मुझे जब भी मैं इनका नाम लेता हूं ट्रिगवेली नहीं लेता, ठीक है। ट्रिगवेली नॉर्वे आपके जो थे ये पहले क्या थे? महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिंजर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिंजर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट मैच कर लें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विद विच इंस्ट्रूमेंट इज पन्ना लाल घोष रिलेटेड? बीणा, वायलिन, तबला या फिर बांसुरी? जल्दी से बताइए, पन्ना लाल घोष जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी से आपके संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन बी से, जनरल साइंस के। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आपके होते हैं, नेगेटिव मार्क की आपकी सभी क्वेश्चन में होती है 1.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोग में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती? ठीक है, निकट की वस्तुएं कौन सी बीमारी में नहीं दिखाई देती? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या फिर अविद्युतता में? जल्दी बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। याद रखें इसका सभी उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? व्हाट इज दी सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पहला आपको पता है कौन सा होता है? चांदी होता है। और दूसरा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरणों की होती है? सबसे अधिक आयनन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर एक्स रे किरण की? तो ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर ले। अल्फा किरणों की जो आयनन क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है, और वेदन क्षमता जो होती है गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसका प्रयोग उड़ते विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? यानी किस यंत्र का प्रयोग जो है उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? या फिर सीधा ऑप्शन में पूछता है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
अल्टीमीटर का, एरोमीटर का, अनीमोमीटर का या फिर बैरोग्राफ का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई मापने या फिर उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर? तो आपका सिरका होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 2.2, 2.4, 2.8 या फिर 6? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। 2.8 जो होता है ये किसका पीएच मान होता है? सिरके का होता ही नहीं, एक प्रकार का एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? हु इज ऑल्सो नो अस व्हाइट गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बाइटलेट या फिर प्लेटिनम? इनमें से किसे जो है सफेद सोना कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा दोस्तों। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको आंसर आप मैच करते जाना। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और आंसर आपको मैच करते चलने, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? क्वेश्चन करवा चुका है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? फ्लोरीन आपका होता है नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुत्तों द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? कुत्तों द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 15 से 30,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स से प्लस 20,000 हर्ट्स या फिर 20 से 20,000 हर्ट्स? तो कुत्तों द्वारा कौन सी ध्वनि सुनी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 30,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 15 से 30,000 तक की जो ध्वनि होती है ये कुत्ते सुन सकते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की द्वि नाम पद्धति को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? जीवों की जो द्वि नाम पद्धति होती है इनमें से किसके द्वारा जो है इसे प्रचलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त है बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, लिनियस द्वारा जो है द्विनाद पद्धति को प्रचलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कवकों का, शिवालों का, जीवों का या फिर जीवाणुओं का? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हीरे के चमकने का क्या कारण होता है? जो हीरा होता है किसके कारण चमकता है? क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा चुका हूं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हीरा जो होता है ये किसके कारण आपका चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? जो अमाशय होता है इसमें भोजन जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितने आवर तक रहता है? 2 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या फिर 6 घंटे? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटे तक रहता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह प्रोटीन जो रक्त के धक्के को जमने से रोकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह प्रोटीन जो रक्त के धक्के को जमने से रोकता है कहलाता है फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त को धक्के से, ठीक है, रक्त के धक्के को जमने से रोकता है कौन सा? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो आपके कान होते हैं, ठीक है, हिंदी में याद रखना, जो कान होते हैं जिसे हम हिंदी में, ठीक है, शुद्ध हिंदी में कर्ण कहते हैं, कान में जो होती है हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 एक साइड, 3 दूसरी साइड, टोटल कितनी? 6 आपकी, टोटल कितनी? 6 हड्डियां आपकी होती है, जिसमें सबसे छोटी स्टेपिस होती है हमारी कान में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, परम शून्य ताप को मापने वाले यंत्र कौन सा है?
परम शून्य ताप जो होता है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? चुंबकीय थर्मामीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप जो होता है चुंबकीय यानी मैग्नेटिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये आपके तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलता है रजनी अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, अब वह कौन सी दिशा में है? चलिए करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया लेगा। ये आपकी उत्तर, ये दक्षिण, ये आपकी पूर्व, ठीक है, ये पूर्व आ गई, ये उसका घर है, ठीक है। हमने घर बना लिया, यहाँ से उसने शुरू करा, ठीक है, यहाँ से उसने शुरू करा, 100 मीटर यहाँ हो गया, 100 मीटर तक चली। अब बोलता है वो कहाँ मुड़ी? बाएं मुड़ी, यानी आपकी कौन सी साइड मुड़ी? राइट साइड मुड़ी, यानी नीचे की साइड मुड़ी। राइट साइड यानी दाईं साइड, दाईं साइड मुड़ के जो कितनी चली? 35 मीटर ये चली। अब उसका मुंह किस तरफ है? 35 किलोमीटर 35 मीटर के बाद चलने इसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। फिर बोलता है बाद में वह बाएं और मुड़ी, ठीक है। बाएं कौन सा होगा? इसका लेफ्ट साइड होगा। अगर यहां से देखोगे, ठीक है, यहां से देखोगे तो लेफ्ट साइड आपका यहां होगा, राइट यहां होगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो यहां को मुंह है, अब उसका मुंह किस तरफ से है? इस साइड को है, ठीक है, इस साइड को। तो इस साइड को कौन सी दिशा बन रही है? पूर्व दिशा आपकी बनती है, यानी कौन सी? ईस्ट साइड आपकी बन रही है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डी के लिए प्लस, ई के लिए मल्टीप्लाई, एफ के लिए माइनस, जी के लिए कौन सा कोड? जी के लिए आपका डिवाइड, ठीक है, डिवाइड यानी भाग का यूज हो रहा है, तो आपके पास कोड दिया है 3D 8G 2E 4F। पुट करिए जल्दी से, क्या आएगा? तो ये आपका क्या बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा? क्या आपका बन जाएगा 3 + 8 भाग 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9। बोर्ड मार्क्स यूज करोगे तो सबसे पहले भाग आएगी, यह भाग से हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 4, तो आपका बोर्ड मार्क्स यूज करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, 16 आ गया। अब 3 + 16 माइनस 9। अब माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 प्लस करोगे तो 19 हो जाएगा, 19 में -9 करोगे तो कितना आ गया? 10 आपका आ गया। तो 10 आपके पास आंसर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि F 6 है, फॉक्स 45 है, तो लाइन क्या यूज होगा? तो नंबर वाइज देखो तो ए से लेकर जेड जो है एफ किस कौन से नंबर पर आता है? ठीक है, एफ कौन से नंबर पर आता है? बिल्कुल सही, एफ जो होता है नंबर 6 पर आता है, एफ नंबर 6 पर आ रहा है। फॉक्स किस तरह से बन रहा है? ठीक है, फॉक्स भी आपका इसी तरह से बन रहा है। एफ जो है कौन से नंबर पर आए? एफ आपका 6, जो ओ होता है वो 15 नंबर पर, एक्स जो होता है कौन से नंबर पर? 24 नंबर पर। सभी को प्लस करो, टोटल कितने बनते हैं? 45 आपके बनने हैं। लाइन भी इस तरह से होगा, ठीक है, लाइन भी आपका होगा। एल जो आता है कौन से नंबर पर? 12 नंबर पर। आई जो होता है 9 नंबर पर। ओ जो होता है 15 नंबर पर, और साथ में एन जो होता है ये 14 नंबर पर आपका होता है। सभी को प्लस कर दो, ठीक है, सभी को प्लस कर दो। 12 + 9 + 15 + 14 कितने होते हैं आपके? टोटल आपके 50 आपके होते हैं। तो सी आंसर क्या आएगा? 50 आपका सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 15, 31, 63। अब जल्दी से बताओ 3, 7, 15, 31, 63 आगे क्या आएगा? 3, 7, 15, 31, 63 और डैश। यहाँ आपका 4 का गैप है, यहाँ दुगना हो गया 8 का हो गया, अब यहाँ फिर से दुगना हो गया 16 का हो गया, फिर आपका कितना का 16 दूनी 32, 32 का गैप। अब आगे कितने का होगा? अब आगे आपका 64 का गैप आएगा। 64 प्लस कितने दे? 4 दिन 7, 6 6 12 कितने? 127 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। BEFIJMNQ। अब इन ध्यान से देखोगे तो इन सभी में, ठीक है, बी और ई में कितने का गैप है? 3 का गैप है। एफ और आई में भी 3 का गैप है। जे और एम में भी कितने का गैप है? 3 का गैप है। एन और क्यू में कितने का गैप है? 3 का गैप है। आर और टी में देखोगे कितने का गैप है? 2 का गैप है। आर और यू में कितने का गैप है? 3 का गैप है। आर और एन अवी में, ठीक है, आर और अवी में कितने का गैप है? 4 का गैप है। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन
स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैथ की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो जल्दी से आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, 4 घड़ियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 4, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो वह एक साथ कितने सेकंड बाद बजेगी। यानी 4 घड़ियां हैं कोई, ठीक है, वो एक साथ बजना शुरू हो जाती हैं, तो दूसरी बार, ठीक है, वो एक साथ कितने सेकंड बाद बजेंगी। जब भी ये क्वेश्चन आपका दिया हो घंटियां, ठीक है, घंटियां या घड़ियां वाला, तो याद रखना है इसमें आपको सीधा एलसीएम निकालना है। अगर बोला हो कितने अंतराल बाद 7 बजेंगी, 7 बजेंगी, तो जितना भी आपका एलसीएम आएगा वो आपका आंसर होगा। तो निकालो 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम। ये 2 से चला जाएगा 2, ये 3 और ये 4, फिर 2 से चला जाएगा 2, ये पूरा चल जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, 3 से जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, ठीक है, 2 2 2 ये 8 बन गया, 3 3 कितना बन गया, 9 आपका बन गया। और 9 8 कितने होते हैं जल्दी से बताओ। 9 8 आपके 72 होते हैं। तो आंसर क्या आपका 72 है। 72 क्या होगा, ठीक है, 72 सेकंड होगा, ठीक है, ये सभी सेकंड है, 4, 6, 8 और 9, तो आंसर क्या आपका आएगा सेकंड में, 72 सेकंड आपका सही आंसर आएगा। अगर मिनट में दिया होगा तो 1 मिनट कितने सेकंड, 12 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड आपका सही आंसर आता है। यानी घड़ियां जो है एक साथ फिर कितने बाद बजेगी, 1 मिनट 12 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2400 रुपये हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 2880 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ याद रखना है आपको 5 वर्ष दिए हुए हैं, मूलधन भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, पर आपको जो है सबसे पहले आर ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, इतने से क्वेश्चन से, ठीक है, इतने से क्वेश्चन आपको याद आर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बताएं मूलधन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2400 में माइनस करो तो 2000 कितना आ गया, 400 आपका आ गया। तो 400 आपका ब्याज है, 2000 आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। टी आपके पास कितना है, 5 वर्ष है, आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और बटा 100। 2 0 से 2 0 कटी, 0 से 0 कटी, 2 से काटा 10 आ गया, 5 से काटा कितना आ गया, 2 आपका आ गया। तो आर आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, माफ करें, आर आपके पास कितनी हो जाएगी, 20, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 और 4, आर जो आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, आर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, थोड़ा सा गलत काट दिया था, 40 होगा, 40 बटा 2, यानी 2 से कटा ये 20 आ गया, 5 से कटा कितना आ गया, 4 आ गया, यानी आर आपके पास ज्ञात होगी, आर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ऊपर देखोगे तो बोलता है कि कितने वर्षों में 2800 रुपये हो जाएगा, यानी अब साधारण ब्याज कितना हो गया, 880 रुपये हो गया, पर मूलधन वही है हमारे पास 2000 रुपये, ठीक है, मूलधन तो वही हमारे पास दिया हुआ है। अब टी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, आर हमने ज्ञात कर ली है, जो कि कितनी है, कितना है जल्दी से बताओ, कितना है, 4 है, और नीचे आपका 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 से कटा 44 और 4 से कटा 11, तो टी कितना आ गया, टी हमारे पास 11 आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, 11 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी 2000 रुपये जो है 11 वर्ष बाद, ठीक है, 11 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2880 हो जाएगी, कितनी दर से, 4% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताइए। तो इसके सिंपल फॉर्मूला आता है, अगर औसत पूछी होती, ठीक है, विषम संख्या की औसत पूछी होती तो इस औसत सीधा होता है n, और योग पूछा होता तो योग का सूत्र होता है n स्क्वायर। n क्या होगा, n आपका 30 होगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर आपका 900 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको ऐड नहीं करा हुआ, क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, इंग्लिश वाले जल्दी से देख लें, हिंदी वालों को मैं पढ़ के बताता हूँ। बोलता है, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 20
मीटर पर सेकंड, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल कितनी है? 20 है, दूरी हमें ज्ञात करनी है, समय कितना है? 20 है, तो 20 आपका ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा। 20 गुना 20 कितने होते हैं? 20 गुना 20 कितने होते हैं? 400 आपके होते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 400 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। 25 छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है। एक छात्र को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र भर्ती किया जाता है, तो सभी का औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी सभी छात्रों का भार जो है नए व्यक्ति या नए छात्र के आने के बाद जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए छात्र का क्या पूछा हुआ है? भार आपका पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से दिमाग लगा के करोगे। 25 का कितना है? 45 है। टोटल वेट कितना हो जाएगा? ओल्ड स्टूडेंट के साथ, ठीक है ओल्ड स्टूडेंट के साथ हम निकाल लें, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। तो ओल्ड स्टूडेंट के साथ आ जाएगा 1125, ठीक है 1125 है, ओल्ड स्टूडेंट के साथ आ गया। अब स्टूडेंट 25 हैं और अब जो एवरेज है कितनी बढ़ गई है? 45.4 हो गई है। तो 400 ग्राम का सीधा आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना हो जाएगा? ये 10,000 के करीब हो जाता है, ठीक है 3 से कट गया तो 10 kg, ठीक है। यानी आपका जो है 400 ग्राम का, ठीक है जो 400 ग्राम है 25 छात्र, याद रखा 25 छात्रों का 400 ग्राम निकालोगे तो कितना हो जाता है? 10 केजी आपका हो जाता है। और 25 का 45 निकालोगे जो कि आप पहले ही निकाल सकते हो, कितना होता है? 1225 होता है, प्लस 10 आपका होता ही नहीं 1130। यानी उस छात्र का, न्यू छात्र आया, जब नया छात्र ऐड हुआ तो कितने की वृद्धि होगी? 10 किलो की, ठीक है 10 किलो की अलग से वृद्धि होगी। अब यहां से आपको याद रखना है कि 25 की, ठीक है 25 छात्रों की एवरेज कितनी थी? एक छात्र की एवरेज कितनी थी? 45 किलोग्राम थी। यानी नया छात्र ऐड हुआ होगा तो उसकी भी 45 किलोग्राम होगी ही, ठीक है 45 केजी, यानी 45 किलो का वो होगा ही। पर उसके आने के बाद, ठीक है उसके आने के बाद जो है कितना ज्यादा ऐड हुआ? उसके आने के बाद कितना ज्यादा ऐड हुआ? 10 किलो ज्यादा ऐड हुआ। तो ये 10 किलो जो है इस 45 में प्लस कर दो तो 45 प्लस 10 कितने होते हैं? 55 आपके होते हैं। 55 आपका आंसर है, ठीक है 55 आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर रहेगा कि नए छात्र का भार कितना होगा? 55 kg होगा। ये कुछ क्वेश्चन को, ठीक है कुछ को ये क्वेश्चन कईयों को समझ नहीं आया होगा, तो इस बात का आपको डाउट नहीं है, ठीक है इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 1 या 2 बार ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, यहां से कर लें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 और 29 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यहां पर सीधा बोला हुआ है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा 100। 25 और 29 का गैप है, यानी लाभ कितने का हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है, तो लाभ ऊपर लिखो, क्रय मूल्य कितना है? 25 है, गुणा 100 कर दो, 25 से घटा 4, 4 गुणा 4 कितने होते हैं? 16 आपके होते हैं। 16% का लाभ आपको हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% की 2 क्रमगत छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी? अब 20% की छूट, यानी 20 प्लस 20% की छूट आपको दी जा रही है, ये किसने के बराबर होगी? 40% के बराबर होगी? कभी भी नहीं होगी। अब याद रखें, कोई वस्तु है 100 रुपये की, उस पर पहले मैंने 20% की छूट दी तो कितना हो जाएगा? अब वस्तु जो है 80 रुपये होगी, ठीक है अब वस्तु जो है 80 रुपये की, 100 रुपये की थी, ठीक है याद रखें 100 रुपये की वस्तु सी, 20 रुपये की छूट दी, कितने की होगी वस्तु? वस्तु जो है 80% की होगी। अब फिर से आपको मैं बोलता हूं, मैं आपको फिर से उस वस्तु पर जो है 20% की छूट देता हूं, ठीक है कितने रुपए की छूट देता हूं? 20% की, ठीक है 20% की छूट देता हूं। अब ये 20% किस पर आएगा? ये 20% जो दूसरी बार छूट दी जा रही है 80 रुपए पर दी जा रही है, यानी हमें जो है अब ये 80 रुपए का 20% निकालना पड़ेगा। 80 का 20% कितना होता है? 0 से 0 कटा, 0 से 8 दूने 16, तो 8 दूने 16, ठीक है पहला प्रतिशत कितना था? 20 ही था। जो दूसरा 20% दिया, ठीक है दूसरा 20% जो बोला ये कितने के बराबर है? ये 16 के बराबर है।
अब 20 प्लस 16 करो कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये आपकी 20 प्लस 20% की छूट जो है, याद रखें जब भी आपकी 20 प्लस 20 या फिर बोले 20% की क्रमागत छूट जाती है तो कितने के बराबर होगी, ये आपकी हमेशा ही क्रय मूल्य पर आती है या फिर जो भी आपका डिपेंड करता है उस पर आती है। तो ये आपकी 36% छूट के बराबर होगी। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी भी 20 प्लस 20 मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 3 गुना कितने वर्षों में होगी। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कोई धनराशि थी 100 रुपये, 6 वर्षों में कितनी होगी, 2 गुनी यानी 200 रुपये होगी। साधारण ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपये पड़ा। अब आर ज्ञात कर लो, आंसर निकल जाएगा आपका भी। तो साधारण ब्याज 100 रुपये था, मूलधन आपका 100 रुपये था, टाइम आपके पास 6% था, आर हमें ज्ञात करनी है बटा 100। 100 से 100 कटा, 6 आपका दूसरी साइड आ गया, 6 काटो, ठीक है, 6 से काटो तो 3 आ गया, यहाँ 50 आ गया। तो आर आपकी कितनी आ गई, आर आपकी आ गई 50/3। 50/3 को 50/3 ही रहने दो, आगे सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरी इक्वेशन में बोलता है यहाँ पर 2 गुना है, अब याद करते हैं 3 गुना का। बोलता है 3 गुना यानी 100 रुपये था, कितना हो गया, हमें वर्ष याद करनी है। तो वर्ष हमें ज्ञात नहीं है, हमें यहाँ पता है कि 3 गुना हो जाती है। अब साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 200 रुपये हो रहा है, निकालो। साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपये है, मूलधन कितना है, 100 ही रुपये है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है क्या दिया हुआ है, हमें हमारे पास जो है टी ज्ञात करना है। आर हमारे पास दी हुई है कितनी है, 50/3 है, गुना 100 आ जाएगा। अब याद रखें 100 से 100 कटा, इस 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आपका 200 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आपका नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 5 चौके 20 होते हैं, 4 मल्टीप्लाई कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो टी हमारे पास कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया। यहाँ ऑप्शन ऐड नहीं करा इसलिए माफ करें, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 12 वर्ष से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से उधार लिया तो 1.5 वर्ष बाद वह उसे ब्याज कितना देगा। यानी 1.5 वर्ष बाद जो है 2100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 1.5 साल बाद कितना ब्याज देगा। अब यहाँ पर 1.5 साल आ गया है, इसके लिए आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज वाला आपको पता होगा, सबसे पहले 1 वर्ष का निकालो, 1 वर्ष का निकालने के बाद उसे मूलधन में प्लस कर दो, मूलधन के निकालने के बाद फिर से 1 वर्ष का निकालो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। यानी 2100 रुपये प्लस 10, 1 वर्ष का हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 210 रुपये आ रहा है। यानी पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज होगा सेम रहता है, कितना होगा, 210 होगा। अब क्या बोला था मैंने, मूलधन को साधारण ब्याज में प्लस कर दो, तो 2100 में प्लस कर दो कितने, 210, ठीक है। 2100 में प्लस कर दो 210, कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 2310 रुपये। कितने, 2310 रुपये हो जाएंगे। अब 2310 रुपये का आप जो है 10% की दर से 1 साल का, ठीक है, 1 साल का और निकालो, पर हमें जो है आधे साल का ज्ञात करना है। तो हमें जो है सीधा 1 साल का निकाल लो और आधा कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 साल का निकालने के लिए हमें फिर से 100 मटा करने वाले, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना आ गया, 231 आ गया। पर 231 जो है 1 साल का है, हमें आधे साल का ज्ञात करना है, तो आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। 231 का आधा करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ के कितने बचे, 10 बचे, 5 दूनी 10, यहाँ फिर से एक कैरी बचा, पॉइंट आ जाएगा, 5 दूनी 5, कितने हो जाए, 115 आपका आ गया। यानी आधे साल का कितना है, 115.50 पैसे है। अब इसे क्या करना है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना था, 210 था, दूसरे बात क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 115 आया। इन सभी को प्लस कर दो, टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 3, 5, 2 और 325, 325.50 रुपये, 325.50 रुपये जो है 1.5 वर्ष बाद ही है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से 1.5 साल बाद जो है वो कितना ब्याज देगा, 325.5 रुपये देगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, 15 व्यक्तियों का
30 दिन का भोजन एक घर में रखा गया है। अगर 5 दिन बाद 10 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन तो करेगा क्वेश्चन, याद रखना। बोलता है 15 दिन का खाना था 30 व्यक्तियों के लिए, ठीक है। 5 दिन, ठीक है, ये 15 व्यक्ति जो है 5 दिन तक खाना खाते हैं। अब व्यक्ति तो 15 है, 5 दिन का खाना खा लिया, बचा कितने दिन का खाना? 25 दिन का खाना बचा, ठीक है। 25 दिन का खाना बचा। अब ये पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, याद रखना। फिर बोलता है कि 5 दिन खाने के बाद, ठीक है, 5 दिन खाने के बाद जो है कितने व्यक्ति ऐड आए? 10 व्यक्ति और आए, यानी 15 प्लस 10 कितने हो गए? 25 आप हो गए। तो ये 25 दूसरे व्यक्ति जो है ऐड होंगे, जो भी आपके दूसरे व्यक्ति ऐड होंगे, इन्हें जो आपकी दूसरी साइड लिख लेना है, ठीक है। कितने व्यक्ति हो गए? 25 व्यक्ति हो गए। और ये 25 व्यक्ति जो हैं, ठीक है, अब 25 टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 25 व्यक्ति हो गए। ये कितने दिन तक, ठीक है, कितने दिन तक खाना चलाएंगे? तो पहली इक्वेशन ए है, दूसरी इक्वेशन ये है। ये दोनों आपकी बराबर में इक्वल में आपको कर देनी है। जो काटती है काट दो, ठीक है। 25 से 25 कट जाएगा तो डी आपके पास कितना आ जाएगा? डी आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये खाना जो है 25 आदमी कितने दिन चलाएंगे, ठीक है। जो 15 दिन का आदमी का खाना था 25 दिन का, अब ये 25 आदमी जो है उस खाने को कितने दिन तक चलाएंगे? 15 दिन तक चलाएंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है जो आपको ट्रिक्स याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो भी ज्यादा ही लंबी हो रही है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन करवाता हूं। दो संख्या का अनुपात 7 और 5 है, यदि इनका गुणनफल 875 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। बोलता है गुणनखंड यानी x मल्टीप्लाई बाय कितने हैं आपके पास? 875 है, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाए। x मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड यानी x मल्टीप्लाई बाय कितने हैं आपके पास? 875 हैं, ठीक है। हमें पता है, अब हमें जो है ये भी पता है ये अनुपात में कितने हैं। तो x बटा बाय ये कितने हैं? 7:5 में है। कितने हैं? 7:5 में है। अब यहाँ से इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 5x और 7y हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू निकल जाएगी 7y/5। ये हमारे पास x की वैल्यू याद रखना, ठीक है। याद रखना x की वैल्यू क्या थी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू पुट कर दो इस वाले पहली इक्वेशन में। यहाँ इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। यहाँ वैल्यू ऑफ x मान लो। तो पहली इक्वेशन में आप जो है x की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7y/5 मल्टीप्लाई y 875। y मल्टीप्लाई होगा 7 में तो 7y² हो जाएगा। 5 आपका नीचे था, दूसरी साइड चल जाएगा 875/5। y² यही रहने दो, ठीक है। 7 आपका नीचे चल जाएगा। 7 से अब आपका 875, ठीक है, बड़ी आराम से कट जाता है। 7 एकम 7, यहाँ आपका एक आंसर आया। 7 दूनी 14, फिर आपका कितना बन रहा है? फिर आपका 35 बनना है, ठीक है। फिर ये आपके 35 बन रहा है, ठीक है। 7 दूनी 14, 5 सते 35, ठीक, कितना बन गया? 5 सते 35 से कितने से कट गया? 7 आपका 875 जो है, ठीक है। 875 आपका 7 से कट गया, कितना आ गया? 125 आ गया। और 125 मल्टीप्लाई 5 करोगे कितना होता है? 625 होता है। तो y² आपका 625 है, यानी 625 किसका स्क्वायर होता है? y की वैल्यू निकल जाएगी तो y आपका कितना आ जाएगा? 25 आपका आ जाएगा। अब याद रखें यहाँ पर आपकी एक वैल्यू आपके पास ज्ञात आ गई, यानी एक संख्या आपके पास ज्ञात आ गई, जो कि क्या है? y हमारे पास कितना है? 25 है। अब हमें पता नहीं, ठीक है, y भी बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है। तो अब हमें जो है क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू आपको किस में पुट करनी है? y की वैल्यू आपको पुट करनी है x के रूट में, ठीक है। x वाले में आपको रूट करनी है, तो y की वैल्यू कर दो। x इक्वल टू कितना था? 7/5। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 25/5, 25, 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। यानी पहली संख्या आपके 25 थी, तो दूसरी संख्या कितनी है? 35 है। बड़ी कौन सी है? 35 है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी कौन सी? 35 आपकी सबसे बड़ी थी। ये क्वेश्चन सिंपल था, पर आपको जल्दी करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी करोगे तो जल्दी होगा, पर समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तीन मित्रों की वर्तमान आयु 5, 6, 7 अनुपात में है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 42 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 5, 6, 7 ये वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पहले यानी पूर्व आयु का योग कितना है? 42 है। अब याद करें, 3 दोस्त हैं, 4 वर्ष पहले अनुपात का योग वर्तमान में दिया हुआ है। अगर हमारे पास योग जो है, ठीक है, टोटल योग जो है ये वर्तमान में निकल जाए तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो किस तरह से निकाल सकते हैं योग को? अब याद रखना 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो पहले व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इन सभी की, ठीक है, इन सभी की आयु में 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष माइनस होंगे, 4 वर्ष माइनस हो रहे होंगे, तो 4 वर्ष माइनस हो रहे होंगे, तभी आपकी 4 वर्ष की पहले की, ठीक है, 4 वर्ष पहले की योग कितना बनना होगा? तीनों का 42 वर्ष निकल रहा होगा, ठीक है। यानी इन 4 + 4 + 4 कितने होते हैं? आपके 12 होते हैं। यानी टोटल आपकी 12 वर्ष कम हो रही है तीनों की। अब इस 12 वर्ष को हम 4 वर्ष की पहले की आयु में टोटल योग में, ठीक है, योग में प्लस कर दे तो वर्तमान योग हमारे पास निकल जाएगा। समझ आ गया? तो 42 + 12 करो कितने होते हैं? ठीक है, 42 + 12 करो कितने होते हैं? 54 आपके होते हैं। तो 54 जो है इन तीनों की वर्तमान आयु का योग है। सिंपल सा समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब अनुपात कितना है? 5:6:7 और योग कितना है? 54 है। अनुपातों को प्लस कर दो, अनुपातों का टोटल योग कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अनुपातों का टोटल योग हो जाएगा 18, 18 = 54। एक अनुपात की वैल्यू निकाल दो, बटा 18 कर दो। यहाँ आपका 6 से कट जाएगा, 6 से कटा 9, ये कटा 3, 3 से कटा 3, कितना आ गया? एक अनुपात की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। एक अनुपात की वैल्यू 3 आ गई। तीनों के अनुपात की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5, 6, 13, 5 तियां कितनी? 5 तियां 15, 6 तियां 18, 7 तियां 21, ठीक है, 7 तियां 21, 15, 18, 21। तो आप वैल्यू क्या है इनकी? 15, 18, 21, यानी इनकी वर्तमान आयु 15, 18 और 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 सेकंड यानी 30 मीटर पर सेकंड, सिंपल था, 30 मीटर पर सेकंड में चल रही है। 30 मीटर पर सेकंड चला, किलोमीटर में 18/5 कर दो। 5 से कटा कितने से? 5 छिके 30, 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आपका होता है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 7 7 7 7 भाग 7 7 सीधा निकालोगे तो ठीक है, सीधा करोगे तो आपका 77 से कटा ये 1 आ गया, फिर 0 गैप आएगा। 77 से कटा ये 1 आ गया, फिर से 0 का गैप आ गया। 77 से कटा ये 1 आ गया, फिर 0 का गैप रहा। 77 से कटा ये, तो क्या 1 0 1 0 1 0 1। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हमने करवाए। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क अब जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से बताइए 49 में से आपके कितने सही थे? जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी गई है, फिर से बता रहा हूँ, आज के क्वेश्चन बहुत ही थोड़े हाई लेवल के थे। क्वेश्चन थोड़े से आपको समझ आए, इसलिए मैंने ध्यान से आपको क्वेश्चन करवाए थे। बाकी आपको बताना वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्कोर आपका जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं और शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।